नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आप सभी को दीपोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, देश को तोड़ने वाले, बांटने वालों से रहे सावधान। समृद्ध और विकसित भारत के लिए एकजुटता को दे बढ़ावा। केवड़िया में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ने का प्रयास जारी। सरदार पटेल को समर्पित देश के वल्लभ प्रतिमा का किया उद्घाटन। स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली पहल के साथ देश भर में मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेन लगाएंगी 7,000 से ज्यादा फेरे। और भारत ने क्यूबा के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में किया समर्थन। प्रस्ताव में क्यूबा पर से आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध हटाने की मांग। और उससे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच करके लौह पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि दी है। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को तोड़ने और बांटने वालों से देश को सावधान रहना चाहिए। आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान देश में लागू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव वोट डाले गए। 70 साल तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी। वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की अखंडता और एकता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने सुरक्षा बलों और उपस्थित विशाल जन समूह को ये शपथ दिलाई। मैं
सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। और इस अवसर पर सैनिक बलों और पुलिस ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। उसके बाद भारत की विविधता को दर्शाती सांस्कृतिक झलक एकता नगर में आज स्पष्ट तौर पर नजर आई। युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ कंटिजेंट की कमान संभाली थी। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ का दस्ता। कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शेखर अय्यर साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन पर और चर्चा करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए कि क्या कुछ संदेश रहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। शेखर साहब, बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका समाचारों में। सबसे पहले तो दीपावली पर्व की अनंत शुभकामनाएं आपको। और शुरुआत आज करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस में प्रधानमंत्री के संबोधन से, जो केंद्र में रहा। उन्होंने सभी देशवासियों को इकट्ठा रहने की अपील की, उनको सलाह दी, साथ ही साथ ऐसे लोगों से सावधान भी रहने की बात कही जो देश को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो प्रधानमंत्री की जो संदेश है एकता को लेकर और भारत और भारतीयता का एक जो पहचान है, उस पहचान पर बहुत जोर देके सबको उन्होंने सतर्क भी कर दिया, क्योंकि जो देश को तोड़ने की जो शक्तियां हैं अभी भी वो मजबूत हैं, अभी भी अपने प्रयत्न में लगे हुए हैं। जब बहुत कुछ परिवर्तन आ गया, जैसे प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर की जिक्र कर रहे थे कि पहली बार इतने सालों के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान पे अपनी शपथ ली है। देखिए, ये बात हम लोग को मतलब महसूस भी नहीं होता कि क्या ऐसा था क्या व्यवस्था। और यही था आर्टिकल 370 जो दीवार बन चुका था, आज वो दीवार तोड़ा गया है। तो एक देश और एक पहचान, इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने कई जो सरकार की जो प्रयत्न रही है, जो सफलता रही है, उसका जिक्र किया उन्होंने। वन नेशन वन टैक्स, और जो वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस, फिर अभी जो कोशिश हो रही है वन नेशन वन रेशन कार्ड, मतलब एक पहचान पत्र, एक पहचान और सारा सुविधाएं, सारा चीज देश भर में कैसे मिलेगा, इसके लिए सरकार लगी हुई है। तो एक प्रकार से देखिए, अभी प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र किया, वन नेशन वन सिविल कोड। बार बार ये बात हो रही है कि उसके लिए बहुत काम चल रहा है, वो शीघ्र ही वो अमल होगा कि देश भर में एक कानून होगा। तो ये कई चीजें क्या है कि जब एकता के सोच आ जाती है हमारे हर काम में, हर विषय पे, उसका अपना महत्वपूर्ण ये होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार क्या, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन नाम पे तो बहुत जब करते हैं लेकिन करते और कुछ राजनीतिक कारण से। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, और मैं एक एक करके इन पर आता हूं। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं धारा 370। उन्होंने कहा कि अब उसको जमीन में गाड़ दिया गया है। कितना बड़ा परिवर्तन आप मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में वो परिवर्तन किए गए जो पिछले 60 सालों में हमने नहीं देखे थे। तो भारत ने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और शुरुआत में उन्होंने इसी बात से उन्होंने शुरुआत की कि अब देश एक भारत और एक श्रेष्ठ भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसकी परिकल्पना वल्लभ भाई पटेल साहब ने की थी, जिनके जन्मदिवस को आज हम याद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर जो सरकारें के पहली जो पॉलिसीज रही है, एक प्रकार से जो कहते हैं रिएक्टिव मोड पे था। भाई जो समस्या इतने सालों इसकी खींचने की क्या जरूरत थी? जो आर्टिकल 370 पहले क्यों लाया गया, किस कारण से लाया गया, क्या वो परमानेंट फीचर था? लेकिन उसको लेकर वहां के राजनीति, वहां के सुरक्षा मामले को लेकर कई सवाल हैं। ये सारे को एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है इसको खत्म करने की।
उस पॉलिटिकल विल को मोदी सरकार ने 2019 में दिखाया। सब लोग कह रहे थे कैसे कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का कुछ अल्टर नहीं कर सकते, वो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर की विकास पर रोक लगी हुई थी, जिस कारण से जम्मू कश्मीर लोगों को कुछ सुविधाएं से वंचित किया गया था। कई ऐसी चीजों को एक पॉलिटिकल विल के माध्यम से वहां पे विकास के एक नया दरवाजा खोला गया है। और आज आप देखिए, इस 5 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर में सिचुएशन क्या है, वहां के लोग कैसे महसूस कर रहे हैं। ये आर्टिकल 370 क्या था? केवल एक मेंटल ब्लॉक था, एक मेंटली ऐसा बनाया गया राजनीतिक कारण से। लेकिन उसके लिए खत्म करने के लिए जो पॉलिटिकल विल जो प्रधानमंत्री ने दिखाया, किसी सरकार ने पहले नहीं दिखाई। बिल्कुल सही कहा सर। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि अब आतंक के आकाओं को ये पता है कि अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। तो आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों को एक साथ उन्होंने जोड़ा और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में इन दोनों ही मोर्चों पर सरकार ने गंभीर कदम उठाया और नतीजा सभी के सामने है कि किस तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद पर जो जिस प्रकार से जो युद्ध छेड़ा हुआ है, ये युद्ध का दो ये है, एक जो सामाजिक और आर्थिक कारण से जो चीजें हैं उसको दूर करने में कैसी सरकार लगी हुई है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की काम, जो विकास वहां हो रहा है उस इलाके में, दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा बलों की जो सफलता हो रही है वहां पे, मतलब बिल्कुल मैसेज साफ है, बंदूक से काम नहीं बनेगी और सरकार कतई इस तरह की हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैसेज मैं मानता हूं पिछले 10 साल में बड़े स्ट्रॉन्ग रूप में वहां दिया गया, जिसके वजह से या जो उग्रवादी है वहां पे जो माओइस्ट है, या वो शरण हो कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जो विकास को आप वहां रुका नहीं कर सकते, हिंसा करके चाहते कि भाई वह विकास ना हो, वहां पे ये हो रहा है। दूसरी तरफ देश भर में आप देखेंगे जिस तरह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लगे हुए हैं, जो सतर्कता दिखा रहे हैं, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NIA, किस तरह कहीं भी कोई घटना हो जाए उसकी इन्वेस्टिगेट करके जड़ में जाके इसके पीछे कौन है। इसलिए जो मैसेज बाहर जा रहा है यही है। देखिए, आज भारत में ऐसी एक सरकार है, ये सरकार बहुत लंबी सोचती है, जो चीजें करनी है उस पर निर्णय लेती है और उसको इंप्लीमेंट करती है। ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि एकता केवल जब करने से नहीं हुआ, ग्राउंड पे चीजें बदलनी है और वो बदल रहा है। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि सर आतंकवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। इसका मतलब शायद अब बड़ी कार्रवाई जो आतंकवाद या नक्सलवाद है उनके खिलाफ भी सरकार लगातार जारी रखे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जोड़ा अर्बन नक्सल्स की बात। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ता हुआ अभी भी लोग नहीं देखना चाहते। आप बात कीजिए एकता की तो उस पर भी लोग कमेंट करने लगते हैं और पूरी दुनिया को, निवेशकों को ये संदेश देते हैं कि भारत में विभाजन है, भारत में विघटन है और इसलिए ये एक सुरक्षित देश नहीं है। इनसे भी बचने की स्पष्ट सलाह और ऐसे लोगों को पहचानने की सलाह आज प्रधानमंत्री ने दी है सर। बिल्कुल, देखिए ये जो अर्बन नक्सल की जो बात क्या है कि वो अपने विचारधारा के कारण से जो चीजें बदल रही है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहते, हर समय उनकी कोशिश यही रहती है कि उसको जितना पॉजिटिव हो उसको नेगेटिव दिखाओ। वो जम्मू कश्मीर हो या माओवादी इलाके में कार्रवाई हो या बाकी जितने गरीबी हटाने के लिए जितने कार्यक्रम, उनको हर चीजों पर उनको लगता है भाई चीजें क्यों अच्छी हो रही है। उनको बातों से ऐसा लगेगा भाई क्यों अच्छी हो रही है, क्यों सरकार कोशिश कर रही है। मतलब उनको एक्सपेक्टेशन अलग है लेकिन हो रहा और कुछ, लेकिन जमीन बदल गया है। देखिए, जब जमीन बदल जाता है तो ऐसे लोगों की एक ही उपाय है, वो एक प्रकार से मेंटल जो साइकोलॉजिकल जो बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर, वही छेड़े हुए हैं। और धीरे धीरे देख रहे हैं कि लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, आप जितने भी इंटेलेक्चुअली बोलते जाइए, लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। सही कहा सर आपने। समर्थन ऐसे लोगों का घटता जा रहा है और लोग पहचानना अब धीरे धीरे ही सही लेकिन अब शुरू कर चुके हैं उनको पहचानना। अब जान गए हैं कि उनकी मंशाएं क्या हैं और किस तरह से बीच बीच में कभी आंदोलन के नाम पे, कभी किसानों के नाम पे, कभी आदिवासियों के नाम पे, कभी उत्तर पूर्व में जो कुछ छिटपुट घटनाएं होती हैं उनके नाम पर देश को तोड़ने का कार्य करते रहते हैं सर। लेकिन आज उन्होंने इशारों में बहुत सारे बड़े रिफॉर्म की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब देश 1 नेशन 1 सिविल कोड की तरफ जा रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये सामान्य बातें नहीं है सर। भले ही आज मौका एकता दिवस का था लेकिन उन्होंने अपने सरकार के रोड मैप को भी पूरी दुनिया को बता दिया कि करने क्या जा रहे हैं वो।
बिल्कुल ये दोनों जो जो बड़ी ऑब्जेक्टिव है, वन नेशन वन सिविल कोड, वो अलग काम है जिस पे काम जारी हो गया है। उत्तराखंड जैसे राज्यों ने ऑलरेडी उस पर शुरुआत कर चुके हैं और वो एक प्रकार से मॉडल भी बन गया है बाकी राज्यों के लिए। और देश भर में भी यही कोशिश हो रही है कि किस तरह कोई नागरिक, हर नागरिक का साथ कानून एक ही तरह उनसे डील करेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तो हमारी संविधान की मूल वैल्यू है कि किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी प्रांत का हो, किसी एक का हो, लेकिन आपके साथ कानून वैसे ही डील करेगा जैसे हर नागरिक से डील करेगा। यही है वो स्पिरिट, इसको भी रोक नहीं सकते। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा लंबा एक काम है जिसपे लेके उसको लेकर अभी ऑलरेडी शुरुआत हो रही है। अभी सेंसस गणना शुरू होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद तय किया जाएगा क्योंकि संख्या बढ़ेगी, आपके असेंबली का भी बढ़ेगा, पार्लियामेंट का भी संख्या बढ़ेगा, फिर जाके एक टाइम टेबल बन रहा है। उस टाइम टेबल के हिसाब से जितना हो सके उतना, जितने आपने जो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव जो 2000 अगले जो चुनाव है 2029 यानी 2029 को जो चुनाव है वो कैसे एक नेशन वन इलेक्शन, वो समय कैसे ये लागू हो सकता है, उसके लिए अभी शुरुआत हो चुकी है। इसमें वो बड़ा काम है, इसलिए बड़ा काम है, आपको कानून बदलना पड़ेगा, उसमें कई सब पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी चीजों से बातचीत, एक डायलॉग की जरूरत है ताकि सिस्टम ऐसा लाया जाएगा ताकि देखिए बार बार चुनाव इसको लेकर इतनी बहस हो चुकी है, कई कमिटियां रिपोर्ट दे चुके हैं कि आप परमानेंटली इलेक्शन मोड में नहीं रह सकते। देखिए बड़ा काम, विकास का काम है, चुनाव होनी चाहिए क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है। 5 साल पे एक बार लोगों के पास जाइए, अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, अपने काम बताइए, फिर जाके अपना काम कीजिए। ये थोड़ी आपका जीवन पर आपका इलेक्शन चलता रहेगा और सारी चीजें इलेक्शन से रिवॉल्व है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और राजनीति को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इशारों में, भले ही उन्होंने किसी का नाम न लिया हो, लेकिन विपक्ष की तरफ खास तौर पर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो भारत को जातियों में विभाजित करने का काम करते हैं, अगर आप कुछ ऐसे कमेंट्स जिसमें कहते हैं कि हम एक साथ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, इसका उन्होंने जिक्र किया, तो भी उसमें लोग राजनीति ढूंढते हैं और इसलिए उनके ऊपर भी आज बड़ा करारा प्रहार किया है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, देखिए ये जो कुछ क्षेत्रीय दल है, कुछ क्षेत्रीय नेता है, वो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर एक राष्ट्र हो जाएगा, भारत विकसित हो जाएगा तो उनकी राजनीति की क्या हो। इतने शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं, जब वहां के उस राज्य के प्रांत के लोग ऐसे नहीं सोचते। लेकिन ये राजनीति उसी में कर रहे हैं, कभी हिंदी का डर दिखाओ, कभी आप बता दो भाई उत्तर भारत आप कर रहा है, इस तरह की डर दिखा के ये फियर साइकोसिस जो है उसे अपने राजनीति अभी तक चला है। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है देश में इस समय, तो इनकी राजनीति का भी एक सीमा तक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का मैसेज उन राजनेताओं को भी है कि आप भी अपना राजनीति बदलिए। सही कहा सर आपने। और आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इन तमाम संदेशों को आज देते हुए पूरी दुनिया के लिए भी शायद उन्होंने संदेश दिया है शेखर साहब। और ये अंतिम सवाल होगा मेरा, जब उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में देश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, भारत पूरी दुनिया में संदेश दे रहा है कि आप पास आइए, और बहुत सारे देश भारत के भी नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में शांति का संदेश, जो बुद्ध का संदेश है, वो भी एक भारत की बड़ी प्राथमिकता। देखिए बहुत जो कोशिश भारत किया है, देखिए यूक्रेन में युद्ध हो या जो काडी क्षेत्र में जो हालतें हैं उसको लेकर भारत अपने हिसाब से, जैसे प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से, भाई किसी देखिए आज कोई युद्ध के माध्यम से कोई चीजें आप सुलझा नहीं पाएंगे, वो कोई सोल्यूशन कभी नहीं होगा। ये बात वहां भी हम कह रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टीन बीच में यही बात रखा जा रहा है। तो इसका मतलब भारत का जो भूमिका आज है विश्व में, एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है जो भारत निभा रहा है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व। सर मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और सही बात है कि दुनिया के किसी भी बड़े देश ने, किसी भी जिम्मेदार देश ने शांति की बात नहीं की, और भारत लगातार शांति को भी बढ़ावा देता रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित पटेल चौक में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश के वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालेंगनाव खातिंग की वीरता संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने एलएसी और भारत चीन संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ क्षेत्रों में संघर्ष को खत्म करने पर व्यापक सहमति बनी है। इसी के तहत सेनाएं पीछे हटाए जाने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि भारत चीन के बीच बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े। रक्षा मंत्री ने इसके लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करने की भी बात कही। एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि चाहे वह भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार, सब मिलकर के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वो बीआरओ हो, हमारी आर्म फोर्सेज हो, भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हम सब नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम सब करेंगे। आने वाले समय में एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे जो सिर्फ नेचुरली और कल्चरली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी सशक्त और समृद्ध होगा। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के सीएम सैनी ने दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों की सराहना की और दिवाली के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दीपावली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे दोहरी खुशी का दिन बताया है। आज का दिन दोहरी खुशी का दिन है, दीपावली का दिन है, साथ ही आज राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती का दिन है। और इस दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस इस रूप में मनाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की एकता को एक प्रकार से उस समय पूरे काम को उन्होंने सिरे चढ़ाया। देश की अलग अलग रियासतों को एक करके एक मजबूत देश को स्थापना करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। इस अवसर पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर जो रन फॉर यूनिटी है, सारे देश भर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ भी हजारों नौजवान इस रन फॉर यूनिटी में दौड़ेंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विकास प्रक्रिया को गति देने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर और मुंबई को जोड़ने की योजना के तहत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण कराया है।
एक्सप्रेसवे के बन जाने से स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस परियोजना को लेकर के लोगों की क्या राय है, ये जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे तमाम पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो आपस में वाद प्रतिवाद भी कर रहे हैं। बात करने आए हैं कुछ व्यापारियों से, जिनसे हम जानेंगे कि ये समृद्धि मार्ग क्या सोच है इसको लेकर के, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो मार्ग बन के आ रहा है। देखिए, समृद्धि का अर्थ ये होता है कि तरक्की। व्यापारी व्यापार करता है हमेशा तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए। तो ये जो समृद्धि महामार्ग का समृद्धि ये नाम रखा है, ये अपने आप में बताता है कि मैं महाराष्ट्र को बहुत अच्छा समृद्ध बनाऊंगा। समृद्धि महामार्ग से विदर्भ का विकास बहुत तेजी से होगा, ये मेरी मान्यता है और ये सच्चाई है। समृद्धि का मतलब होता है हर क्षेत्र में समृद्धि। तो रास्ता ये हर क्षेत्र में जब जाता है तो उस इलाके को वो डेवलप करता है, उसमें परिवर्तन लाता है। तो समृद्धि ने निश्चित परिवर्तन लाया है। पहले हमारे यहाँ जो हम लोग अनाज की गाड़ियाँ बुलाते थे, कई 10-10 दिन लग जाते थे, कई रुकावटें हो जाती थी। आज वो कम समय में हमारे दुकानों तक वो सब माल पहुँचता है। इसका मतलब है कि हमारे जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, वो खर्चे भी बच गए और कम समय में माल आने से चोरियां बच गई। नहीं तो कई रास्ते में कई उनकी लूटपाट होती थी, चोरियां होती थी। ये सब बातों को समृद्धि ने रोक दिया है। मैंने पुराना समय भी देखा, अभी का समय भी देखा है। वो रास्ते बिल्कुल नहीं थे, आने जाने में समय लग जाता। आज समृद्धि मार्ग बनने से लिए ये सबसे बड़ा विकास विदर्भ का हुआ है, विदर्भ के लिए वरदान साबित हुआ है। यहाँ पर जितना ईजी आना जाना शुरू हो गया तो उसके लिए क्या हुआ है कि व्यापार बढ़ गया, खर्चे कम हो गए। वेस्ट में मुंबई है और ईस्ट का कॉर्नर गोंदिया है। ईस्ट से वेस्ट को डायरेक्ट जोड़ने वाली ये समृद्धि महामार्ग अपने आप बताएगा कि ये कैसे महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए ये एक लाइफलाइन है। मैं जालना जिले से हूँ। जालना जिले का जो रोड था वो इतना खराब था। जालना से राजूर का जो रोड है, वो रोड में इतने सारे गड्ढे थे और एक समय था जब वहाँ इनाम रखा जाता था कि ये रोड पे अगर गड्ढे जो गिन के दिखाएंगे उसको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। जब वो वोट करने जाएंगे तो क्या ये विकास के जो मुद्दे हैं ये उनके मन में रहेंगे या जब वो वोट करने जाएंगे? फिलहाल हम व्यापारियों से हमने बात की है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नागपुर। तो समाचार बुलेटिन के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।